हनुमान बेनीवाल की एक दुश्मन तो बीजेपी में शुरू से थी, जिस दुश्मन को बीजेपी ने कहीं ना कहीं कम किया था, तब जाकर हनुमान बेनीवाल पिछली एनडीए सरकार में उनके साथ बाहर से समर्थन देते हुए नजर आए थे। ये सब लोग जानते हैं कि इस चुनाव के सबसे बड़े गेम चेंजर के रूप में हनुमान बेनीवाल साबित हो सकते हैं। ऐसे में हनुमान बेनीवाल की एक और बड़ी राजनीतिक दुश्मन को बीजेपी में शामिल करना किसके लिए बड़ा खतरा हो सकता है, बीजेपी के लिए या फिर हनुमान बेनीवाल के लिए? जी हां, आज हम बात कर रहे हैं कि ज्योति मिर्धा का बीजेपी में शामिल होना आखिर सियासत के लिए कहां पे खतरे की घंटी बजा रहा है, खेमे बीजेपी में या फिर हनुमान बेनीवाल के खेमे में। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए राजस्थान संवाद में। लेकिन अभी तक अगर आपने संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, विश्लेषण के सबसे बड़े मंच, सबसे दिलचस्प विश्लेषण, साथ ही साथ हर खबर को सबसे बारीकी से देखने वाला विश्लेषण, आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर विश्लेषण वक्त रहते मिल पाए। तो बात ज्योति मिर्धा की कर रहे हैं, जो नागौर की धरती पर, जहां हनुमान बेनीवाल का गढ़ है, वहां उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदी और राजनीतिक दुश्मन है। उनको शामिल करना बीजेपी के लिए कितना फायदा और कितना घाटे का सौदा है। हम सब जानते हैं कि जाट वोटर राजस्थान का सबसे बड़ा वोट बैंक है। उसे साधने की हर पार्टी कोशिश करती है। शायद इसीलिए कांग्रेस में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, बीजेपी में बहुत लंबे वक्त तक सतीश पूनिया रहे, बीजेपी ने इसीलिए सुनील जाखड़ को एलिवेट किया, बीजेपी ने इसीलिए सुभाष महरिया को अपने अंदर लिया। यहां तक तो बीजेपी ठीक कर रही थी। लेकिन हनुमान बेनीवाल की कट्टर दुश्मन ज्योति मिर्धा को अपने साथ लेना, वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं बीजेपी में कम इसीलिए भी किया गया था क्योंकि उनके रहते बाहर से जो लोग बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा हो या फिर हनुमान बेनीवाल हो। लेकिन अब एक दूसरी दुश्मन उनकी क्रिएट कर देना, उनकी दूसरी दुश्मन को बीजेपी में ले आना, क्या हनुमान बेनीवाल को हमेशा के लिए बीजेपी से दूर कर देगा? ये सवाल बहुत बड़ा है और सियासत के इस मौजू पर, इस वक्त पर यह सवाल बहुत तेजी से चमक रहा है। अब सोचने वाली बात यह भी है कि हनुमान बेनीवाल को ज्योति मिर्धा के इस स्टेप से कितना फर्क पड़ता है, कितना डर लगता है या कितना गुस्सा आता है। सबसे पहली और सबसे त्वरित प्रक्रिया हनुमान बेनीवाल ने जो दी इस पूरे स्टेप के बाद वो ये थी कि ज्योति मिर्धा की कंपनी में बहुत ज़बरदस्त फ्रॉड हो रहे थे, उनको ईडी से बचना था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से बचना था और यही वजह थी उनकी बीजेपी में जाने की। और कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी पर गाहे बगाहे एक और बड़ा आरोप लगा दिया कि वो ईडी का पुरजोर तरीके से गलत इस्तेमाल करती है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी ऐसे ही आरोप लग रहे थे कि अजीत पवार को भी बीजेपी में इसीलिए शामिल किया गया क्योंकि उन्हें ईडी से खतरा था। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखा जाना चाहिए कि बीजेपी यहां पर जाट लॉबी को साध रही है। सुभाष महरिया के आने के बाद अगर कोई बड़ा नागौर का चेहरा उन्हें चाहिए तो वो ज्योति मिर्धा को ले आए, और ज्योति मिर्धा अगर कमल के फूल के साथ, सिंबल के साथ नागौर लड़ती है तो वो नागौर में क्या कुछ बदल सकती है। क्या बीजेपी हनुमान बेनीवाल को चैलेंज करने के मूड में है? लेकिन अगर वो ऐसा कर रही है तो वो एक बहुत बड़ी गलती भी कर रही है, ये भी हमें समझना चाहिए। आज जाट नेताओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हनुमान बेनीवाल हैं और ये एंटिसिपेशन है उपचुनाव में उनकी परफॉर्मेंस के बाद कि पिछली बार जो 3 सीटें लाए थे उससे ज़्यादा सीटें इस बार ला पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को यह समझना चाहिए कि उनके खेमे में बहुत बड़ा लीडरशिप क्राइसिस है। वसुंधरा
राजे को डाउन करने के बाद कोई बड़ा लीडर यहां पर है नहीं। ऐसे लीडरशिप क्राइसिस में कितनी सीटें बीजेपी ला पाएगी? हवा बनने के बाद भी बीजेपी पूर्ण बहुमत तक पहुंच पाएगी, ऐसा बहुत कम लोग सोच रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये पूर्ण बहुमत नहीं आएगा। अगर पूर्ण बहुमत नहीं आता है तो उन्हें बाहर से कुछ शक्ति चाहिए। कि बाहर सबसे बड़ी शक्ति कौन है? हनुमान बेनीवाल है। तो हनुमान बेनीवाल के साथ दुश्मनी लेना बेहद घातक पड़ सकता है। हालांकि हनुमान बेनीवाल को कमजोर करने के लिए इस बार ताकतें बाहर से भी बुलाई गई है। दुष्यंत चौटाला इस बार मैदान में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल कमतर होंगे या नहीं, या उनसे चैलेंज करना बीजेपी को भारी पड़ेगा या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर तीसरे मोर्चे के उगते हुए सूरज के रूप में किसी को देखा जाता है तो वो केवल और केवल हनुमान बेनीवाल है। और न ही सिर्फ तीसरे मोर्चे का उगता हुआ सूरज, बल्कि तीसरा मोर्चा का वो सूरज जो बाकी तमाम सारे लोगों को और घटक दलों को अपने साथ में लेकर भी चल रहा है। आज आम आदमी पार्टी से लेकर और दूसरे दल भी हनुमान बेनीवाल के साथ आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका काट भी क्रिएट किया जा रहा है। मायावती एक तरफ और दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला। ऐसे में राजस्थान की सियासत बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। देखना यह होगा कि अभी हम इलेक्शन से 2 महीने करीब पहले बैठे हैं। आने वाले वक्त में बीजेपी के पास और कौन आता है, हनुमान बेनीवाल के पास और कौन जाता है, ये सारी सियासत और ये सारे समीकरण आने वाला चुनाव तय करने वाले हैं। बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है और सब दिलचस्पी राजस्थान संवाद आप तक लाता रहेगा। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।